धीरे धीरे हम प्रत्येक संप्रदाय के व्यक्तिगत विद्वानों के योगदान पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम ब्रिटिश उद्विकासवाद संप्रदाय पर चर्चा करते हैं। एडवर्ड बर्नेट टायलर, संक्षेप में हम इन्हें ईबी टायलर भी कहते हैं। 1832 से 1911। टायलर ब्रिटिश उद्विकासवाद संप्रदाय से जुड़े हुए एक महान मानवशास्त्री थे। उनको ब्रिटिश मानवशास्त्र के संस्थापक एवं जनक के रूप में स्थान प्राप्त था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1832 ईस्वी में इंग्लैंड के कैम्बरवाल नामक स्थान पर हुआ था। वे अपनी माता पिता के तीसरी संतान थे। उनकी माता का नाम हरीता स्कीपर था तथा पिता का नाम जोसेफ टायलर था। उनके पिता पीतल के एक संपन्न व्यापारी थे। माता एवं पिता दोनों का संबंध हकीम से भी था। टायलर ने आरंभ से ही अपने आप को धार्मिक औपचारिकता से स्वतंत्र रखा था। इस स्वतंत्रता के कारण वह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित धार्मिक परीक्षा में सफल नहीं हो सके थे। परिणाम स्वरूप वह शास्त्रीय शिक्षा से वंचित रह गए थे। अतः उसने अपनी संक्षिप्त औपचारिक शिक्षा सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स द्वारा संचालित एक विद्यालय से ग्रहण की। अपनी 16 वर्ष की आयु में टायलर अपने पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हो गए थे। 23 वर्ष की आयु में वे अचानक बहुत जोर से बीमार पड़ गए थे। उनकी बीमारी को देखते हुए उनके पिता ने स्वास्थ्य सुधार के लिए यात्रा पर निकलने का परामर्श दिया। अपनी 1 वर्ष 6 माह की स्वास्थ्य यात्रा में टायलर यूएसए, क्यूबा तथा मैक्सिको गए थे। जब वे क्यूबा में थे तथा हवाना बस में यात्रा कर रहे थे, तब उनकी भेंट हेनरी क्रिस्टी से हुई। हेनरी क्रिस्टी एक संपन्न व्यवसायी था, लेकिन अपने आप को पुरातत्व शास्त्री एवं मानव जाति वैज्ञानिक में बदल लिया था। हेनरी क्रिस्टी का संबंध भी हकीम से था तथा टायलर का संबंध भी हकीम से था, इसलिए दोनों शीघ्र ही एक दूसरे के मित्र बन गए। क्रिस्टी एक पुरातात्विक अभियान में भाग लेने के लिए मैक्सिको जा रहा था। उसने टायलर को भी उस पुरातात्विक अभियान में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। क्रिस्टी के परिपक्व निर्देशन एवं विद्वतापूर्ण अनुभव से प्रभावित होकर टायलर ने सुविचरित अवलोकन एवं संतुलित निर्णय के बारे में अंतर्दृष्टि का विकास किया। इस आधार पर उसने मैक्सिको का प्रागैतिहासिक पुनर्निर्माण किया था। मैक्सिको अभियान में उन्होंने भौतिक अवशेषों के साथ साथ प्रथा, रीति रिवाज, विश्वास, लोक कथा, लोक खेल जैसे अभौतिक अवशेषों पर भी ध्यान केंद्रित किया था। विद्वतापूर्ण अवलोकन के आधार पर टायलर ने अवशेष की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल्स का विकास किया था। अवशेष की अवधारणा सांस्कृतिक उद्विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान की थी। इस अवधारणा के अनुसार कुछ प्रथाएं अवशेष के रूप में पाई जाती, उनका अतीत में महत्वपूर्ण प्रकार्य रहा था, लेकिन वर्तमान में प्रकार्यहीन हो गई थी तथा अवशेष के रूप में प्रचलित थी। मैक्सिको अन्वेषण में दूसरी समस्या जो टायलर को प्रभावित की थी, वह थी सांस्कृतिक संस्थाओं की स्वतंत्र उत्पत्ति या उनका प्रसार। उन्होंने सांस्कृतिक संस्थाओं की स्वतंत्र उत्पत्ति को स्वीकार किया तथा उनके प्रसार को अस्वीकार कर दिया। हालांकि टायलर मात्र 6 माह तक मैक्सिको में रहे थे, लेकिन उनका यह निवास उनके जीवन को एक नई गति प्रदान किया। मैक्सिको निवास उनको सांस्कृतिक विज्ञान की स्थापना हेतु प्रेरित किया। उनके द्वारा प्रतिपादित सांस्कृतिक उद्विकासवाद सिद्धांत विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त किया। उनके सांस्कृतिक उद्विकासवाद सिद्धांत ने यूरोप में मानव विज्ञान को अध्ययन का विषय बनाया। उनके द्वारा मानव विज्ञान को इतना प्रचार किया गया कि उनके साथी मजाक में मानव विज्ञान को टायलर का विज्ञान कहा करते थे। उनका विज्ञान मानव विज्ञान शिक्षण मान्यता से वंचित नहीं रहा था। सर्वप्रथम सन 1883 में उसने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संग्रहालय रक्षक का पद स्वीकार किया।
1884 में उनकी नियुक्ति ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के रूप में हुई। इस प्रकार वे ब्रिटिश मानव शास्त्र के संस्थापक एवं जनक बन गए। के योगदान पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। टायलर का महत्वपूर्ण योगदान कुछ पुस्तकों में है। सर्वप्रथम अनाहुक एशिएंट एंड मॉडर्न 1861 में प्रकाशित हुई। Researches into early history of mankind and development of civilization 1865, Primitive culture 1871 में। वहीं एंथ्रोपोलॉजी इन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ मैन एंड सिविलाइजेशन 1881 में प्रकाशित हुई। टायलर की प्रथम पुस्तक अनाहुक एशिएंट एंड मॉडर्न 1861 है। इस पुस्तक को मैक्सिकन के नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तक में टायलर ने मैक्सिकन भारतीयों की सांस्कृतिक उद्विकास को प्रस्तुत किया है। उन्होंने मैक्सिको के सांस्कृतिक अवशेषों का विद्वतापूर्ण अवलोकन किया तथा वर्तमान अवस्था को आरंभिक अवस्था के विपरीत रखते हुए तुलनात्मक अध्ययन किया। तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर उसने निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि मैक्सिकन भारतीयों की संस्कृति आदिम अवस्था से असभ्य अवस्था होते हुए सभ्य अवस्था में पहुंची है। यह स्पष्ट दर्शाता है कि मैक्सिकन संस्कृति में प्रगति जनित परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन के क्रम में मैक्सिकन संस्कृति उद्विकास की तीन प्रमुख अवस्थाओं आदिम, असभ्य एवं सभ्य से होकर गुजरी है। मैक्सिकन भारतीयों के सांस्कृतिक उद्विकास को जानने के लिए टायलर ने एक दूसरी तकनीक का प्रयोग किया, जिसमें उसने अवशेष की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल्स का विकास किया। उसने अवशेष को आरंभिक अवस्था का प्रतीक माना तथा उसकी तुलना विकसित अवस्था से की। उनके अनुसार अवशेष वे सारी प्रक्रिया, प्रथा, रीति रिवाज, कानून, खेल तथा विचार है जो आदत के वशीभूत होकर प्रचलित है। अतीत में उनका महत्वपूर्ण प्रकार रहा होगा, लेकिन अब वे प्रकारहीन हो गए। उदाहरण के लिए छींकने पर लोग शतमजीवा या दीर्घायु हो स्वतः बोल देते। इसके साथ यह विश्वास प्रचलित था कि छींकने पर प्राण बाहर निकल जाता है और मृत्यु हो जाती। टायलर ने मैक्सिकन भारतीयों के बीच सहकष्टी कोविड प्रथा का प्रचलन पाया। यह प्रथा उनके अध्ययन के समय अवशेष के रूप में प्रचलित थी। इस प्रथा में जब होने वाले शिशु की माता प्रसव वेदना झेलने लगती है, तब शिशु का पिता भी प्रसव वेदना में सहभागी बनता है तथा प्रसव वेदना का श्वांग रचता है। यह प्रथा यह दर्शाती है कि मैक्सिकन भारतीयों समाज का आरंभिक स्वरूप मातृसत्तात्मक था। इसके बाद मातृ-पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्थापित हुई। विकास की अंतिम अवस्था में पितृसत्तात्मक समाज की स्थापना हो जाने पर सहकष्टी प्रथा महत्वहीन हो गई। यह प्रथा मातृसत्तात्मक समाज में भी प्रचलित नहीं थी। यह अब उन समाजों में प्रचलित थी जो मातृ-पितृसत्तात्मक अवस्था में थी। टायलर की दूसरी पुस्तक रिसर्चेज इनटू अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन 1865 है। इस पुस्तक में टायलर ने मानव जाति की मानसिक समानता साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड की अवधारणा का विकास किया। इस अवधारणा के अनुसार अगर पर्यावरण समान रहे तो विश्व की मानव जाति के व्यवहार में समानता पाई जाती। इस पुस्तक में टायलर ने मानव जाति की मानसिक समानता की अवधारणा के आधार पर सांस्कृतिक विकास के प्रगतिशील सिद्धांत को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। जब वे सभ्यता के विकास के संबंध में सोच रहे थे, तब उनका मन इस उधेड़-बुन में फंसा हुआ था कि सभ्य एवं आदिम की व्याख्या कैसे की जाए। क्या सभ्यता को आदिम अवस्था का प्रगति प्रोग्रेस माना जाए या आदिम अवस्था को सभ्य अवस्था का अधपतन डीजेनरेशन माना जाए। इन प्रश्नों के समाधान हेतु टायलर ने तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया। विभिन्न भौतिक तथा अभौतिक अवशेषों के बीच समय के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करने पर टायलर महोदय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आदिम एवं सभ्य लोगों में अंतर का कारण प्रगति अधपतन नहीं। उन्होंने कहा कि सभ्यता के ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के लिए संस्कृति में प्रगति पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार टायलर की पुस्तक रिसर्चेज इनटू अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन यह दर्शाती है कि सांस्कृतिक विकास
तीन अवस्थाओं से होकर प्रगति की, जिसे आरण्यावस्था, सवेजरी, असभ्य अवस्था, बर्बरिज्म एवं सभ्यता, सिविलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। मानव जाति, इतिहास एवं सभ्यता के विकास के संबंध में दूसरा प्रश्न इस पुस्तक में जो टायलर को परेशान कर रहा था वह था विश्व की संस्कृतियों में समानता की व्याख्या स्वतंत्र आविष्कार के आधार पर किया जाए या सांस्कृतिक प्रसार डिफ्यूजन के आधार पर। विश्व की सभी संस्कृतियों में परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म, आर्थिक संगठन, राजनीतिक संगठन, घर, औजार आदि पाए जाते हैं, जबकि प्रत्येक संस्कृति अलग अलग विकसित हुई तथा अतीत में उनके साथ कोई संबंध भी नहीं था। टायलर ने इस प्रश्न का उत्तर मानव जाति की मानसिक समानता, साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड की अवधारणा के आधार पर दिया। वे इस विचार से सहमत हुए कि संस्कृति का स्वतंत्र विकास हुआ है, इसके लिए मानव जाति की मानसिक समानता जिम्मेदार थी। समान वातावरण में मानव जाति द्वारा समान सांस्कृतिक तत्वों का विकास किया गया। टायलर महोदय के इस सिद्धांत को सांस्कृतिक समानांतरवाद, कल्चरल पैरेललिज्म के नाम से जाना जाता है। उनके अनुसार संस्कृति की उत्पत्ति एक न होकर अनेक रहे। स्वतंत्र आविष्कार एक रेखीय क्रम में हुआ है। इसका तात्पर्य यह था कि विश्व की मानव जातियां विकास के लिए समान योग्यता रखती थी। टायलर की तीसरी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर 1871। यह पुस्तक विद्वत जगत में काफी लोकप्रिय थी। इस पुस्तक को मानव शास्त्रीय गौरव ग्रंथ के रूप में सम्मानित किया जाता है। इस पुस्तक में संस्कृति की वैज्ञानिक परिभाषा तथा धर्म की उत्पत्ति का जीववाद सिद्धांत, एनिमिज्म थ्योरी के बारे में जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में संस्कृति की वैज्ञानिक परिभाषा प्रदान करते हुए टायलर ने कहा है कि संस्कृति या सभ्यता एक जटिल समग्रता है, जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा, आदत एवं उन सारे गुणों का समावेश होता है जिसे मानव सामाजिक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। Culture or civilization is that complex whole, which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom, habit and all other capabilities acquired by man as a member of society. टायलर द्वारा प्रदत्त संस्कृति या सभ्यता की वैज्ञानिक परिभाषा से संस्कृति की विशिष्टताएं प्रकट होती। संस्कृति एक जटिल समग्रता है। संस्कृति सामाजिक विरासत, संस्कृति सीखी या ग्रहण की जाती, संस्कृति मानव निर्मित होती है। इस पुस्तक में टायलर ने संस्कृति की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला है। टायलर ने संस्कृति के उद्विकासीय पुनर्निर्माण हेतु तुलनात्मक विधि एवं अवशेष विधि का सहारा लिया था। प्रथम विधि में उसने पुरातत्व वैज्ञानिकों एवं भूगर्भ वैज्ञानिकों द्वारा अन्वेषित भौतिक अवशेषों को कालक्रमिक ढंग से रखा तथा तुलनात्मक अध्ययन किया। तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि भौतिक संस्कृति या उद्विकास तीन प्रमुख अवस्थाओं से हुआ है, जिसे पाषाण युग, कांस्य युग एवं लौह युग के नाम से जाना जाता है। अवशेष सिद्धांत का तुलनात्मक मानव जाति वैज्ञानिक अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए टायलर को तुलनात्मक मानव जाति विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। अवशेषों के अध्ययन के आधार पर टायलर ने यह निष्कर्ष निकाला कि आदिम सेविज सांस्कृतिक उद्विकास की आरंभिक अवस्था दर्शाते हैं। सभ्य लोग सिविलाइज्ड सांस्कृतिक उद्विकास की अंतिम अवस्था दर्शाते हैं। आदिम एवं सभ्य अवस्था के बीच सांस्कृतिक उद्विकास की एक और अवस्था थी, जिसे बर्बरा अवस्था या असभ्य अवस्था, बर्बरिज्म के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार टायलर के अनुसार सांस्कृतिक उद्विकास के तीन कालक्रमिक स्तर आरण्यावस्था, असभ्यावस्था तथा सभ्यावस्था है। टायलर द्वारा विवाह, निवास स्थान, समाज, संपत्ति, उत्तराधिकार, वंश एवं धर्म जैसी सांस्कृतिक संस्थाओं के उद्विकास को प्रकाश में लाया गया। उनके अनुसार
विवाह नामक संस्था उद्विकास की 5 अवस्थाओं से होकर गुजरी है। उदाहरण के लिए यौनाचार या कामाचार, प्रोमिस्क्यूटी, समूह विवाह, ग्रुप मैरिज, बहुपति विवाह, पॉलीएंड्री, बहुपत्नी विवाह, पॉलीगेनी तथा एक पत्नी पति विवाह, मोनोगैमी। निवास स्थान 3 प्रमुख उद्विकासीय अवस्थाओं से गुजरा है, जिसे मातृस्थानीय, मैट्रीलोकल, मातृपितृस्थानीय, मैट्रीपैट्रीलोकल तथा पितृस्थानीय, पैट्रीलोकल नाम से जाना जाता है। वंश समूह उद्विकास की 3 प्रमुख अवस्थाओं से होकर गुजरा है, जिसे मातृवंश समूह, मैट्रीलिनेज, मातृपितृवंश समूह, मैट्रीपैट्रीलिनेज एवं पितृवंश, पैट्रीलिनेज कहा जाता है। समाज उद्विकास की 3 प्रमुख अवस्थाओं से होकर गुजरा है, जिसे मातृसत्तात्मक, मैट्रियार्कल, मातृपितृसत्तात्मक, मैट्रीपैट्रियार्कल तथा पितृसत्तात्मक, पैट्रियार्कल कहा जाता है। संपत्ति उत्तराधिकार भी 3 उद्विकासीय अवस्थाओं से होकर गुजरा है, जिसे मातृपक्षीय उत्तराधिकार, मैट्रिलिनियल इनहेरिटेंस, मातृपितृ पक्षीय उत्तराधिकार, मैट्रीपैट्रीलिनियल इनहेरिटेंस तथा पितृपक्षीय उत्तराधिकार, पैट्रीलिनियल इनहेरिटेंस। संपत्ति उद्विकास की 3 प्रमुख अवस्थाओं से होकर गुजरी, जिसे आदिम सभ्यवाद, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, समूह संपत्ति, ग्रुप प्रॉपर्टी तथा व्यक्तिगत संपत्ति, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। हालांकि टायलर द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं का उद्विकासीय तस्वीर प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म की उद्विकासीय अवस्थाओं को विशेष लोकप्रियता हासिल हुई थी। टायलर ने धर्म के उद्विकास को 3 प्रमुख अवस्थाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसे जीववाद, एनिमिज्म, बहुदेववाद, पॉलीथीज्म एवं एकेश्वरवाद, मोनोथीज्म के रूप में जाना जाता है। टायलर ने सर्वप्रथम धर्म को परिभाषित करने का प्रयास किया। उनके अनुसार धर्म को आत्मा या जीव में विश्वास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उनके अनुसार धर्म सांस्कृतिक सार्वभौम, कल्चरल यूनिवर्सल है, क्योंकि कोई भी ज्ञात संस्कृति इस प्रकार के विश्वास से वंचित नहीं थी। इस प्रकार जीववाद धर्म का आरंभिक स्वरूप था। चूंकि आत्माएं या जीव अनेक थे, इसलिए बहुदेववाद में विश्वास उत्पन्न हुआ। उन विभिन्न आत्माओं की पूजा विभिन्न अवसरों पर की जाती। यह धर्म के उद्विकास की दूसरी अवस्था थी। सभ्यावस्था में प्रवेश करने पर सभी प्रकार की आत्माओं को परमात्मा का अभिन्न अंग माना जाने लगा। इस प्रकार एकेश्वरवाद अस्तित्व में आया। इस प्रकार धर्म को 3 प्रमुख अवस्थाएं, आत्मावाद अर्थात जीववाद, बहुदेववाद एवं एकेश्वरवाद माना गया है। आदिम धर्म की उत्पत्ति को जानने के लिए टायलर द्वारा दंत कथाओं एवं पौराणिक कथाओं का अध्ययन किया गया था। पौराणिक एवं लोक कथाओं के अध्ययन के आधार पर ही उन्होंने धर्म को आत्मा या जीव में विश्वास के रूप में परिभाषित किया था। आदिम लोग जीवात्मा को जीवित या मृत बनते हुए देखा होगा। धीरे धीरे उनको यह विश्वास हुआ होगा कि प्रत्येक शरीर में एक जीव या आत्मा होती है। आत्मा जब तक शरीर में रहती है, शरीर जीवित रहता है, लेकिन आत्मा जो ही शरीर को छोड़ देती है, व्यक्ति का शरीर मृत हो जाता है। इस प्रकार आत्मा की उपस्थिति के कारण ही शरीर जीवित रहता है तथा तरह तरह के कार्य को करता है। टायलर ने आदिम लोगों के इस दर्शन को आदिम दर्शन, सेवेज फिलॉसफी कहा है। धीरे धीरे आदिम मानवों में यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि प्रत्येक मानव के पास एक भौतिक शरीर होता है। इस भौतिक शरीर में 2 प्रकार की आत्माओं का वास होता है, एक शरीर आत्मा, बॉडी सोल, तथा दूसरा स्वतंत्र आत्मा या प्रेत आत्मा, फ्री सोल या घोस्ट सोल। शरीर आत्मा व्यक्ति को सोचने एवं कार्य करने में मदद करती है, लेकिन प्रेत आत्मा शरीर आत्मा की छाया होती है। इसे द्वितक आत्मा, सेकेंडरी सोल भी कहा जाता है।
दोनों प्रकार की आत्माएं शरीर से अविच्छेद्य होती। शारीरिक आत्मा अगर एक बार शरीर त्याग देती है तब वापस नहीं आती, लेकिन प्रेतात्मा शरीर से बाहर जाने तथा शरीर में अंदर आने के लिए स्वतंत्र होती है। इस प्रकार आदिम मानवों में ऐसा विश्वास उत्पन्न हुआ होगा कि आत्मा अमर है, शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। धीरे धीरे आदिम मानवों के विश्वास में विस्तार हुआ होगा तथा सभी जड़ एवं चेतन अथवा निर्जीव एवं सजीव वस्तुओं में आत्मा की उपस्थिति को स्वीकार करने लगे होंगे। आदिम मानवों के पास स्वप्न में नदी, पहाड़, झरना, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नाव, समुद्र, औजार तथा हथियार आत्मा के रूप में प्रकट होने लगे होंगे तथा समय समय पर उनसे पूजा मांगते होंगे। आदिम लोगों ने स्वतंत्र आत्मा तथा प्रेतात्मा के संबंध में तीन प्रकार के विश्वास जागृत हुए होंगे। प्रेतात्मा पृथ्वी पर भ्रमण करती है, जीवित प्राणियों में अभिरुचि रखती है तथा अपने पूर्व गृह में भी पहुंचती है। प्रेतात्मा का वास स्थान दूसरे मानव, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधा, नदी, झरना, तालाब, समुद्र, पहाड़, घर, गुफा, हथियार या अन्य किसी वस्तु में हो सकती है। प्रेतात्मा का दूसरे लोक में विशेष निवास होता है, जैसे मरुस्थल, पहाड़, अधिलोक, स्वर्ग इत्यादि। तीसरे प्रकार के प्रेतात्मा से जुड़े विश्वास को टायलर ने दो प्रकार के सिद्धांतों के आधार पर वर्णन करने का प्रयास किया है। पहला अवस्थिति सिद्धांत, कॉन्टिन्यूएंस थ्योरी, तथा दूसरा प्रतिफल सिद्धांत, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। अवस्थिति सिद्धांत के अनुसार प्रेतात्मा जिस प्रकार का जीवन पृथ्वी लोक में जीता है उसे उसी प्रकार का जीवन दूसरे लोक में भी जीना पड़ता है। प्रतिफल सिद्धांत के अनुसार दूसरे लोक में प्रेतात्मा को पृथ्वी पर किए गए कर्म के अनुरूप दंड या इनाम का फल भोगना पड़ता है। प्रतिफल सिद्धांत मनुष्य के व्यवहारिक जीवन पर विशेष प्रभाव डालता है। आदिम मानवों का यह विश्वास कि आत्मा पेड़ पौधा, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, समुद्र, मरुस्थल इत्यादि में निवास करती है, एक दूसरे प्रकार का उच्च स्तरीय विश्वास प्रकाश में लाया। इस उच्च स्तरीय विश्वास को टायलर ने प्रेत की संज्ञा प्रदान की। प्रेत उत्पत्ति में आत्मा होता है, लेकिन विशेष गुण के कारण उसे परोपकारी या अपकारी आत्मा, स्पिरिट की श्रेणी में लाया जा सकता है। इस प्रकार प्रेत शुभ या अशुभ हो सकता है। वह पूर्वज हो सकता है, इसलिए पूर्वज पूजा अस्तित्व में आई। वह राजा, प्रधान या बलशाली व्यक्ति की आत्मा हो सकती है। चूंकि वह शुभ अशुभ फल ला सकता है, अतः उसकी पूजा करने की परंपरा विकसित हुई होगी। आत्मावाद के विकास में एक महत्वपूर्ण अवस्था का तब विकास हुआ जब प्रेतात्मा को अवतार के रूप में माना जाने लगा। इस विश्वास के कारण प्रेतात्मा अधिपत्य, स्पिरिट पोसेशन की अवधारणा विकसित हुई। झाड़ फूक द्वारा दुष्ट आत्माओं को डराने, भगाने, फुसलाने, बाहर निकालने जैसे व्यवहार अस्तित्व में आए। प्रेतात्मा अवतार से जुड़ा हुआ दूसरा व्यवहार वस्तु पूजा, फिटिज्म है। वस्तु पूजा भौतिक वस्तुओं में अवतरित आत्माओं के लिए आरंभ हुई। सजीव एवं निर्जीव वस्तु पूजा का मिश्रित रूप मूर्ति पूजा है। टायलर के अनुसार मूर्ति पूजा आत्मा एवं प्रेतात्मा को एक साथ मूर्ति में अवतरित मानती है। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार आत्मा और प्रेतात्मा मानव शरीर में अवतरित होती है। जब मानव व्यवहार एवं प्राकृतिक व्यवहार में समानता पाया, तब उनमें विश्वास हुआ कि प्रकृति प्रदत्त सभी वस्तुओं में आत्मा का वास होता है। इस प्रकार आत्मावाद सिद्धांत मानव जीवन दर्शन के रूप में अस्तित्व में आया, लेकिन धीरे धीरे सभी प्राकृतिक वस्तुओं का व्यापक दर्शन बन गया। सभी प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं के लिए प्राकृतिक आत्माओं को जिम्मेवार माना जाने लगा। उन्हें आंधी, बाढ़, तूफान, महामारी, भूकंप आदि के लिए जिम्मेवार बतलाया जाने लगा। धीरे धीरे प्रत्येक प्राकृतिक घटना, नदी, समुद्र, झरना, जंगल, पहाड़, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, वर्षा, अग्नि, भूमि, वायु, आकाश, ज्वालामुखी, रोग,
कृषि, युद्ध एवं शांति के लिए अलग अलग देवताओं को माना जाने लगा तथा उनकी पूजा आरंभ की गई। इसी आधार पर बहुदेववाद अस्तित्व में आया होगा। लेकिन विकास की अंतिम अवस्था में सभी तरह की घटनाओं के लिए एक सर्वश्रेष्ठ आत्मा परमात्मा को उत्तरदायी माना जाने लगा। इस प्रकार एकेश्वरवाद अस्तित्व में आया होगा। एकेश्वरवाद राज्य एवं राजा की उत्पत्ति के बाद आया होगा। टायलर द्वारा प्रतिपादित धर्म की अवधारणा प्रशंसा एवं आलोचना दोनों को आमंत्रित किया। टायलर ने मानव जाति वर्णन से संबंधित पर्याप्त सूचनाओं का संकलन किया था, प्रत्येक बिंदु को उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया था। इसके लिए विभिन्न विद्वानों ने उनकी प्रशंसा की है। उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म की परिभाषा एवं सांस्कृतिक सार्वभौम की अवधारणा सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया है। कुछ विद्वानों द्वारा उनके मानव जाति वर्णन को अर्थरहित बतलाया गया है। आलोचकों का मानना है कि टायलर ने अपना विचार संपूर्ण धर्म पर केंद्रित नहीं किया है। उन्होंने अपने आप को आत्मवाद एवं पूजा पाठ तक ही सीमित रखा। आलोचकों के अनुसार धर्म मानव घटनाओं एवं जुड़े हुए अनुभवों से समझने का एक प्रयास है। क्या आदिम लोग संसार का तार्किक विश्लेषण उसी ढंग से करते हैं जिस प्रकार एक पश्चिमी वैज्ञानिक? यह सत्य है कि टायलर ने अपने तर्क के आधार पर परधर्म की उत्पत्ति एवं उद्विकास को प्रस्तुत किया है, लेकिन धर्म के सामाजिक चरित्र का वर्णन नहीं हो पाया है। टायलर द्वारा लिखी चौथी एवं अंतिम पुस्तक का शीर्षक एंथ्रोपोलॉजी इन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ मैन एंड सिविलाइजेशन है, जिसका प्रकाशन 1881 में हुआ था। इस पुस्तक में टायलर ने मानव शास्त्र के 4 क्षेत्र समग्र दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला है। इस पुस्तक में मानव जाति की प्राचीनता तथा उसकी प्रागैतिहासिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है, जो प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र में उनकी अभिरुचि को दर्शाता है। इस पुस्तक में मानव जाति की प्रजातीय विशेषता, प्रवसन तथा अन्य प्राणियों के साथ संबंध दर्शा करके टायलर ने जैविक मानव शास्त्र की महत्ता पर प्रकाश डाला है। गूंगे बहरों के बीच संवाद विनिमय तथा संप्रेषण व्यवस्था की चर्चा कर उन्होंने भाषाई मानव विज्ञान के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान को प्रकाश में लाया है। सांकेतिकता की प्रकृति तथा मानव जीवन पर उसका प्रभाव पर चर्चा कर टायलर ने सांस्कृतिक मानव शास्त्र के ऊपर अनोखा योगदान दिया है। इस प्रकार यह पुस्तक मानव शास्त्र के 4 क्षेत्र समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए मानव शास्त्र की 4 प्रमुख शाखाओं प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र, जैविक मानव शास्त्र, भाषाई मानव शास्त्र एवं सांस्कृतिक मानव शास्त्र के ऊपर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पुस्तक में टायलर ने सांस्कृतिक इतिहास की घटनाओं की निरंतरता पर प्रकाश डाला है। अवशेषों को ऐतिहासिक विकास के साथ तुलना करके टायलर ने मानव जाति एवं सभ्यता का ऐतिहासिक पुनर्निर्माण किया है। आरंभिक, मध्य एवं विकसित ऐतिहासिक अवस्थाओं से संबंधित सांस्कृतिक अवशेषों की तुलना करके टायलर ने यह निष्कर्ष निकाला कि मानव जाति की संस्कृति विकास की 3 अवस्थाओं से होकर गुजरी, जिसे क्रमशः आरण्यावस्था, असभ्यावस्था एवं सभ्यावस्था के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार मानव जाति की संस्कृति का ऐतिहासिक पुनर्निर्माण 3 मानव जातीय कालों एथनिक पीरियड्स आरण्यावस्था सेवेजरी, असभ्यावस्था बर्बरिज्म तथा सभ्यावस्था सिविलाइजेशन। टायलर ने इन तीनों मानव जातीय कालों आरण्यावस्था, असभ्यावस्था एवं सभ्यावस्था को सांस्कृतिक ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को संचालित करने वाले नियम के रूप में स्वीकार नहीं किया है, वरन उन्होंने अनुभवसिद्ध सामान्यीकरण एम्पिरिकल जनरलाइजेशन पर प्रकाश डाला है। इस आधार पर मानव जाति वर्णनकर्ता एथनोग्राफर सांस्कृतिक निरंतरता को जानने का प्रयास करता है। वास्तव में टायलर मानव विचार एवं क्रिया को व्यापक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते थे। उनके अनुसार संस्कृति एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो समय के साथ उद्विकसित हुई है। सन 1889 में टायलर ने एक शोध पत्र को प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक ऑन द मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन अप्लाइड टू द लॉ ऑफ डिसेंट
यह अनुसंधान पत्र का प्रकाशन नेशनल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की शोध पत्रिका में हुआ था। विवाह एवं वंशानुक्रम के बीच संबंध को दर्शाने के लिए टायलर ने सांख्यिकी का प्रयोग किया था। उनके द्वारा एक प्रश्नावली तैयार की गई थी, जिसका प्रयोग 282 समाजों पर किया गया था। उनके नमूना आकार में आरण्यावस्था, असभ्यावस्था तथा सभ्यावस्था से जुड़े समाजों का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था। उन्होंने विवाह पश्चात निवास स्थान की तुलना दमाद विमुखता से की थी। तुलना करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि मातृरेखीय परिवार परिवार तथा निवास का आरंभिक स्वरूप था तथा मातृरेखीय वंशानुक्रम वंशानुक्रम का आरंभिक स्वरूप था। पितृरेखीय परिवार निवास स्थान तथा वंशानुक्रम उद्विकास के कारण कालांतर में अस्तित्व में आए थे। टायलर का स्वर्गवास 1911 ईस्वी में हुआ था, लेकिन सांस्कृतिक उद्विकास एवं मानव विज्ञान में उनके अनोखे योगदान विश्व मानव शास्त्रियों के बीच उनको अमरत्व प्रदान करता रहेगा। इन्हें ब्रिटिश मानव शास्त्र के जनक, सांस्कृतिक मानव शास्त्र के संस्थापक, तुलनात्मक मानव जाति शास्त्र के जन्मदाता एवं आधुनिक मानव शास्त्र के पोषक के रूप में याद किया जाता रहेगा। हालांकि टायलर की आलोचना आर्मचेयर मानवशास्त्री के रूप में की जाती है, लेकिन विश्व मानव शास्त्र उनका सदैव आभारी रहेगा, जिन्होंने मानव विज्ञान विषय को ब्रिटेन में सर्वप्रथम एक बौद्धिक विषय के रूप में मान्यता दिलवाई थी। उन्होंने मानव शास्त्र के ऊपर पुस्तक की रचना की थी। उन्होंने अपने छात्रों को क्षेत्र कार्य करने के लिए उत्साहित किया तथा मानव विज्ञान को अनुभवाश्रित विज्ञान के रूप में स्थान दिलवाया।